नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। देश की राजनीति में कभी ऐसी जोड़ी किसी ने नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी आज देश के हर शख्स की जुबान पर है। मोदी को अमित शाह पर अटूट विश्वास है तो अमित शाह चेहरा देखकर ही मोदी की इच्छा समझ लेते हैं। जिस अमित शाह को जेल जाना पड़ा, अपने राज से निष्कासन की सजा भुगतनी पड़ी, आज वही अमित शाह देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। कांग्रेस के शासनकाल में वो सत्ता के ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के निशाने पर भी थे। कांग्रेस राज में जब अमित शाह जेल में थे, बीजेपी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं थी जो शाह से दूर रहना चाहते थे। संसदीय बोर्ड की बैठक में सुषमा स्वराज ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की ओर देखते हुए पूछा, आखिर हम कब तक अमित शाह को ढोएंगे? फिर क्या था? बैठक में मौजूद नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दे दिया। क्या बात करते हैं जी, पार्टी के लिए अमित शाह के योगदान को कैसे भुला सकते हैं? अरुण जेटली की ओर देखते हुए कहा कि अरुण जी, आप जेल जाइए और अमित शाह से मिलिए, उन्हें लगना चाहिए कि पार्टी उनके साथ है। अरुण जेटली जेल गए और अमित शाह से मिले। जेल से छूटने के बाद जब अदालत ने उनके गुजरात जाने पर रोक लगा दी तो वे दिल्ली आ गए। दिल्ली में अमित शाह ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे। राजनीति के अलावा उनकी कोई और रुचि भी नहीं थी। अरुण जेटली ने पार्टी के 7-8 युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी कि रोज कम से कम 2 लोग दिन भर अमित शाह के साथ रहेंगे। शाह जितने दिन दिल्ली में रहे, दोपहर का भोजन अरुण जेटली के यहाँ तय था। उस समय राजनाथ सिंह की जगह नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष बन गए थे। अमित शाह उनसे मिलने जाते थे तो 2-2, 3-3 घंटे बाहर इंतजार करना पड़ता था, पर अमित शाह ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। दिल्ली में रहने के बावजूद अमित शाह दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में अनजान ही थे। साल 2013 आते आते राजनाथ सिंह एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मोदी के कहने पर राजनाथ सिंह ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया तो पार्टी में सवाल उठे कि ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानते क्या हैं, पर उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं को पहली ही बैठक में समझ में आ गया कि अमित शाह क्या चीज है। बैठक शुरू हुई तो नेताओं ने बताना शुरू किया कि कौन कौन सी लोकसभा सीट जीत सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि आप लोगों को कोई सीट जिताने की जरूरत नहीं है, ये बताइए कि कौन कितने बूथ जिता सकता है। मुझे बूथ जिताने वाले चाहिए, सीट जिताने वाले नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अमित शाह को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया। इस कामयाबी ने उनके पार्टी अध्यक्ष बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भाजपा की पूरी कार्य संस्कृति बदल दी। पार्टी में पदाधिकारियों से ज्यादा अहमियत बूथ कार्यकर्ता की हो गई। राज्यों के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री अमूमन राज्य की राजधानी या कुछ प्रमुख शहरों तक जाते थे। अचानक सबने देखा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से न केवल मिलने लगा बल्कि उसके घर भोजन पर जाने लगा। हैदराबाद के एक ऐसे दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव ने शिकायत की कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के यहाँ जाना क्या उचित है? अमित शाह का टका सा जवाब था, क्या पार्टी के संविधान में ऐसा लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता के घर नहीं जा सकता? ये पदाधिकारियों के लिए संदेश था जो पहुंच गया। शाह जिस भी राज्य की बैठक में जाते थे, राज्य के पदाधिकारियों के पसीने छूट जाते। वजह यह है कि उन्हें हर चुनाव क्षेत्र, उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं और मुद्दों की उनसे ज्यादा जानकारी होती। इसके लिए उन्हें लैपटॉप या नोटबुक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव के दौरान वे पार्टी के तंत्र से इतर अपना एक अलग तंत्र खड़ा करते, जिसमें बूथ का कार्यकर्ता और कॉल सेंटर तक सब होता है। इस काम के लिए लोगों के चयन में 2 बातों का खास ध्यान रखा जाता है। पहला, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए और दूसरा, सबकी वैचारिक प्रतिबद्धता संदेह से परे होनी चाहिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया तो सबने मान लिया कि राज्य से भाजपा का सफाया तय है। पार्टी के अंदर एक वर्ग था जिसका कहना था कि इस गठबंधन को किसी भी हालत में तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन शाह का कहना था कि लड़ाई और प्रयास का स्तर बढ़ा दो, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सीट के बारे में सोचना छोड़ दो, 50% वोट का लक्ष्य रखो। उन्होंने सारे राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया। लोकसभा चुनाव की कामयाबी ने उन्हें गृह मंत्रालय में स्थापित कर दिया। आमतौर पर गृह मंत्री सरकार में नंबर 2 माना जाता है। सवाल था, क्या राजनाथ सिंह को इस भूमिका से हटा दिया जाए? मोदी और शाह दोनों ने तय किया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
5 अगस्त को जब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और केंद्र शासित राज्य बनाने का विधेयक पेश हुआ तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बता दिया कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है। ये विधेयक पहले लोकसभा चुनाव से पहले ही लाने की तैयारी हो चुकी थी। विधेयक के मसौदे से लेकर पीडीपी से रिश्ता कब और कैसे तोड़ना है, इसकी सारी रणनीति व्यूह रचना अरुण जेटली, अमित शाह और मोदी ने तय की। जेटली ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को 3 बार बुलाकर पूरे विधेयक का मसौदा समझाया और यह भी कि उन्हें सदन में क्या बोलना है, पर उसी दौरान पुलवामा का हमला हुआ और सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला किया, इसलिए विधेयक टाल दिया गया। प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन विधेयक की कमान अमित शाह को सौंप दी। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ और पास हुआ तो प्रधानमंत्री संसद में भी नहीं आए। अमित शाह परोक्ष रूप से सदन में पार्टी के नेता की भूमिका में थे। दोनों अवसरों पर अमित शाह ने पार्टी और देश के लोगों को अपने संसदीय कौशल से चौंकाया। संसद के दोनों सदनों में उनके प्रदर्शन से देश का पहली बार परिचय हुआ। मोदी शाह के संबंध को सामान्य राजनीतिक मुहावरों में समझाना कठिन है। एक अर्थ में कह सकते हैं कि शाह मोदी के ऑल्टर ईगो हैं। मोदी का शाह पर भरोसा अटल है तो शाह मोदी का इशारा समझते हैं। राजनीति में ऐसी जोड़ी मिलना कठिन है। पिछले 6 महीने में अमित शाह जिस तरह राष्ट्रीय फलक पर उभर कर आए हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह आज देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। आपको ये खबर हमारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे खबर को लाइक कर ले और हाँ, citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।